सिंगापुर एक ऐसा कंट्री जहां भारी पॉवर्टी और बेरोजगारी थी। लोग पेट भरने के लिए बेरी जहाजों के चूहे खाते और पैसों की खातिर एक दूसरे की जान लेने को तैयार रहते। मुल्क की 80% आबादी शदीद गुर्बत का शिकार थी और तकरीबन 70% लोग गरीब बस्तियों में रहते। ओपियम का नशा आम था, ओवर पॉपुलेशन और इलिटरेसी काफी ज्यादा थी। ये था साल 1965 जब सिंगापुर गरीबी, वायलेंस और करप्शन में हर तरफ से घिरा हुआ था। लेकिन आज सिंगापुर एक हाईली डेवलप और हाईली इनकम कंट्री बन चुका है, जिसको दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट कंट्री में भी काउंट किया जाता है। आज सिंगापुर की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इसके अलावा आज सिंगापुर में इलिटरेसी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ना के बराबर है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कैसे इस छोटे से आइलैंड ने इतना बड़ा बदलाव लाया, जिससे ये दुनिया का अमीर और रहने के लिए सेफेस्ट कंट्री बन गया। और सबसे जरूरी, कौन है हमारी इस ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का हीरो? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में। सिंगापुर की कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी में, जब पूरी दुनिया में एक ही ताकतवर कंपनी थी और वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी पूरी दुनिया से समुंदर के जरिए ट्रेड करती और वहीं से अपना सारा प्रॉफिट कमाती थी। उस जमाने में इस कंपनी का सबसे प्रॉफिटेबल माल था चाइनीज टी। ये टी खरीदने के लिए कंपनी को बहुत सारा ओपियम बेचना पड़ता, वो ओपियम जो ये नॉर्दर्न इंडिया में उगाती थी। इस कंपनी का सारा ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरता था। कुछ ही सालों में ये रूट इस कंपनी के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रूट बन गया। लेकिन इस सारे रूट को सेफ बनाने के लिए इस कंपनी का अपना सी पोर्ट होना बहुत जरूरी था। ईस्ट इंडिया कंपनी का यही मकसद पूरा करने के लिए सर स्टैमफोर्ड रफेल ने इस छोटे से आइलैंड पर वो पोर्ट बनाया जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया सिंगापुर के नाम से जानने वाली थी। एक और जबरदस्त ये चीज की गई कि इस पोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया गया। अपनी जबरदस्त लोकेशन और टैक्स फ्री होने की वजह से ये बंदरगाह जल्द ही पूरी दुनिया के तमाम ट्रेडर की नजर में आ गई। 1867 में आइलैंड ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बन चुका था। दुनिया में जहां इस छोटे से आइलैंड की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, वहां दूसरी ही तरफ हुकूमती कंट्रोल न होने की वजह से सिंगापुर ओपियम और खासकर जुए का अड्डा बन गया। इसी दौरान वो आदमी सामने आया जिसने आने वाले वक्त में सिंगापुर की तकदीर बदल कर रख दी। उसका नाम था ली क्वान यू। ली पेशे के लिहाज से एक लॉयर था, जिसने 1955 में पीपल एक्शन पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसी साल होने वाले लोकल इलेक्शन में चंद सीट भी हासिल कर ली। और फिर 1950 में वो मलया का प्राइम मिनिस्टर बन गया। इस वक्त मलेशिया और सिंगापुर एक ही कंट्री होते थे जिसे मलया कहा जाता था। ली के प्राइम मिनिस्टर बनने के 3 ही साल बाद मलेशिया सिंगापुर से अलहदा हो गया। अलहदा होने की वजह वही एथनिक और रिलीजियस ग्राउंड से, जिनकी वजह से सब कॉन्टिनेंट 1947 में डिवाइड हुआ था। इस बंटवारे के बाद ली की मुश्किलात बहुत बढ़ गई। इसके सामने एक ऐसी कौम थी जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जो गरीबी में डूबे हुए थे, जिनके पास करने को कोई काम नहीं था, तालीम नहीं थी और रहने को घर नहीं थे। ली अपनी कौम को इस दलदल से निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सबसे पहले ली की गवर्नमेंट ने फ्री स्पीच को बैन किया। प्रोटेस्ट करने, वायलेंस करने और ड्रग यूज करने वालों को खौफनाक सजाएं दी गई। जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता उस पर केस कर दिया जाता। हत्ता के च्युइंगम फेंकने वालों को भी पब्लिकली सजाएं दी जाती। सुनने में तो ये काफी सख्त लग रहा था, मगर हैरानकुन तौर पर इन सब के जबरदस्त रिजल्ट आना शुरू हो गए। लेकिन इन सब के बाद सिंगापुर का दूसरा बड़ा मसला था हाउसिंग, यानी रहने के लिए घरों का ना होना। इस मसले के हल के लिए एक कंट्रोवर्शियल लॉ पास किया गया, जिसके मुताबिक गवर्नमेंट किसी भी जमीन को सस्ते दाम में खरीद सकती। इस सस्ती जमीन को खरीद कर गवर्नमेंट ने सस्ते घर बनाना शुरू कर दिए। लोग इन घरों को खरीद सकें, इसके लिए एक रूल पास किया गया, जिसमें हर किसी की सैलरीज में से 25% काट कर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में सेव किया जाता और 25% गवर्नमेंट अपने पास से देती। और इसी तरह 50% सेविंग हर बंदे की जमा होती गई और लोगों ने कुछ ही टाइम में घर खरीदना शुरू कर दिए। आज 80% सिंगापुरियन उन घरों में रहते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए थे। हाउसिंग के बाद तीसरा बड़ा मसला था जॉब्स। ली ने जॉब्स क्रिएट करने के लिए मुल्क में टैक्सेस लो कर दिए, जिसकी वजह से कई फॉरेन कंपनी सिंगापुर में आना शुरू हो गई
और कुछ ही सालों में बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हेड ऑफिस सिंगापुर में खोलने लग पड़ी। अगले 10 सालों में सिंगापुर में अनएम्प्लॉयमेंट 0 हो गई और ग्रोथ रेट 13% तक जा पहुंची। ली के नजदीक चौथा बड़ा मसला सिंगापुर से करप्शन को खत्म करना था। इसके लिए ली ने सरकारी दफ्तरों में 7 लॉ इंट्रोड्यूस करवाए। करप्शन के जुर्म में फांसी की सजाएं दी गई और दूसरी ही तरफ सरकारी अफसरों की सैलरीज 10 गुना बढ़ा दी गई। आज पूरी दुनिया में गवर्नमेंट सर्वेंट की इतनी सैलरीज नहीं जितनी सिंगापुर में है और इसी का नतीजा ये हुआ कि आज सिंगापुर पूरी दुनिया का सबसे कम करप्ट कंट्री है। इसके अलावा ली ये जानता था कि उसका सबसे कीमती रिसोर्स है ह्यूमन कैपिटल और इसको डेवलप करने के लिए उसने टेक्निकल स्कूल बनाए और फॉरेन कंपनी को भारी कीमत अदा की कि वो सिंगापुर आकर लोकल लोगों को ट्रेन करें। इसके नतीजे में सिंगापुर की वर्कफोर्स दुनिया की मेहनती वर्कफोर्स बन गई। ज्यादा लोग पैसे कमाना शुरू हो गए। सिंगापुर की हुकूमत अपनी अवाम के साथ मुखलिस थी, इसीलिए उसने रोड्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल वगैरह पर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। ये सब इसी का नतीजा है कि आज सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में सबसे जबरदस्त है और इसकी एजुकेशन का ये लेवल है कि आज सिंगापुर के स्टूडेंट ग्लोबली होने वाले टेस्ट में सबसे हाईएस्ट स्कोर कवर करते हैं। आज सिंगापुर दुनिया का तीसरा बड़ा पेट्रोलियम ट्रेडिंग कंट्री बन चुका है। इसके अलावा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सी पोर्ट आज सिंगापुर के पास है। यहाँ के लोगों को वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, हाउसिंग और एजुकेशन फैसिलिटीज मिलती हैं। सिंगापुर की तरक्की असल में एक लीडर की अपनी कौम से मोहब्बत और लॉयल्टी का नतीजा है। ली की पॉलिसी शायद दुनिया की नज़र में परफेक्ट ना हो, लेकिन वो सिंगापुर के लिए परफेक्ट जरूर थी। ये थी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।